ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है G20 में भारत की अध्यक्षता, अपेक्षाएं और प्रमुख आयामों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजनयिक दिलीप सिन्हा और सामरिक विश्लेषक डॉक्टर हर्षवर्धन पंत। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। कल यानी 1 दिसंबर से भारत दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक सहभागिता के समूह की अध्यक्षता करने जा रहा है। G20 प्रेसिडेंसी में भारत में कई क्षेत्रों में लगभग 200 बैठकें आयोजित होंगी और हम सभी जानते हैं कि ये एक ऐसा अवसर होगा जो G20 समूह के सदस्य देश हैं और विश्व की जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं वो एक मंच पर आएंगी और इस G20 समूह के माध्यम से अलग अलग देशों की जब प्रेसिडेंसी रही है उसमें एक मंच पर आती रही है। लेकिन भारत के लिहाज से इसलिए महत्वपूर्ण है, जैसा कि अपने इस बीते महीने में कई वक्तव्यों में प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि भारत इस दौरान अपनी योग्यताओं को G20 प्रेसिडेंसी के दौरान विश्व के समक्ष रखने में सफल हो सकेगा, साथ ही दुनिया को भी एक सूत्र में लाने का भारत का प्रयास रहेगा। तो आज हम कार्यक्रम में भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर चर्चा करते हुए क्या अप्रोच होगी भारत की, इस विषय पर विस्तार से कार्यक्रम में बात कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व राजनयिक दिलीप सिन्हा। मिस्टर सिन्हा, स्वागत है। नमस्ते कमल जी। चर्चा में कुछ समय के लिए हम बीच में जोड़ेंगे स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हर्षवर्धन पंत को और उनका इस विषय पर विश्लेषण भी लेंगे। मिस्टर सिन्हा, विश्व में हम सभी जानते हैं कि G20 समूह आर्थिक सहयोग का एक सबसे प्रमुख समूह है। वो इसलिए भी क्योंकि लगभग 85% विश्व की जीडीपी इस समूह के सदस्य देश रिप्रेजेंट करते हैं और 75% व्यापार इनके हिस्से है। दुनिया की 2/3 आबादी G20 सदस्य देशों में है। तो भारत की जो G20 ग्रुप की ये मेजबानी है वो किस तरह से अहम है, और जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक कथन में ये कहा भी था और इस पूरी प्रेसिडेंसी को लेकर जो भारत की अप्रोच है उसका एक सारांश दिया था कि इंडिया की प्रेसिडेंसी इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसाइसिव, एक्शन ओरिएंटेड होगी। तो एक मेजबान के रूप में भारत की क्या अप्रोच रहने वाली है? G20 जैसा आपने कहा, विश्व के जो 19 प्रमुख आर्थिक शक्तियां हैं उनका एक संगठन है जो समिट शिखर स्तर पर भी जिसका सम्मेलन होता है और उसके साथ साथ पूरे वर्ष में कई अन्य बैठकें होती हैं इसकी। और ये संगठन जो है ये नीति समन्वय का संगठन है। ये एक विचार विमर्श का मंच है जिस पर कि विश्व के प्रमुख जो नेता हैं वो मिलते हैं, विचार विमर्श करते हैं और विश्व की विशेषकर जो वित्तीय समस्याएं हैं उनके ऊपर विचार विमर्श करते हैं, लेकिन साथ साथ अन्य समस्याएं जो विश्व उन पर भी विचार विमर्श करते हैं ताकि उन देशों की जो प्रमुख देश हैं इनकी जो वित्तीय नीतियां हैं विशेषकर और अन्य नीतियां उनमें थोड़ा समन्वय स्थापित हो सके, जिससे कि मिलजुल कर विश्व की जो समस्याएं हैं उन पर एक दृष्टिकोण या एक आम राय बन सके। तो ये एक मंच है विचार विमर्श का। और इसमें जैसा आपने कहा कि मेजबान भारत का होना महत्वपूर्ण है, उसका सबसे प्रमुख कारण है कि G20 का अपना कोई सचिवालय, कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है जी। तो जो मेजबान देश होता है कि सरकार सारी बैठकों का आयोजन करती है, सारी बैठकों की तैयारी करती है, उनमें जो भी डिक्लेरेशन, जो भी विज्ञप्तियां निकलती है उनकी तैयारी करती है। तो मेजबान देश की जिम्मेवारी जो है वो बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि मेजबान देश का सेक्रेटेरिएट का ये सरकार ही सेक्रेटेरिएट का काम करती है G20 का। तो भारत की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो कार्यकर्ता जो है उन पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनेगी कि वो सारी मीटिंगों आयोजन करें, उन पर जो विज्ञप्तियां होंगी, जो डिक्लेरेशन होंगे, जो विचार विमर्श होगा, उसका डिक्लेरेशन का ड्राफ्ट तैयार करें और उसे पारित करवाएं। तो ये जिम्मेवारी बहुत बड़ी बन जाती है और इसमें भारत की जो डिप्लोमेसी है उसका बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि अभी विश्व में ध्रुवीकरण बहुत बढ़ गया है। जी। तो ऐसी परिस्थिति में आम राय बनाना आसान नहीं। तो उसमें भारत की जो डिप्लोमेसी होगी उसका बहुत महत्व होगा कि इस वर्ष के दौरान जो भी समस्याएं आती हैं सामने, जो वर्तमान समस्याएं हैं उन पर एक आम राय बन सके। तो जैसा कि हमने देखा था बाली में कि यूक्रेन पर आम राय नहीं बन रही, तो भारत का जो विचार था कि ये युद्ध का युग नहीं है, तो उस पर कम से कम एक आम राय बन पाई और एक प्रकार से एक संदेश गया कि ये समय युद्ध का नहीं है जी। तो इस प्रकार से डिप्लोमेसी जो होती है उसमें जो ध्रुवीकरण है विश्व का, उसे किसी प्रकार से हम थोड़ा कम कर सकते हैं और उसमें भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, हमारे डिप्लोमेट्स के लिए, हमारे जो अन्य जो एक्सपर्ट हैं उनके लिए, कि हम ये जो 200 जो बैठकें होंगी उनको हम सफलतापूर्वक एक निष्कर्ष पर, एक डिक्लेरेशन पर ले जा सकें।
जी, आपने ध्रुवीकरण की बात की, जियोपॉलिटिकल या जो एक तरह का ध्रुवीकरण है, उससे हटकर मैं आर्थिक ध्रुवीकरण पर थोड़े से आपके विचार चाहूंगा, क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने G20 प्रेसिडेंसी का लोगो जारी किया था तो कहा था कि पहली दुनिया, तीसरी दुनिया, ऐसे पैमानों को खारिज करने की भारत की कोशिश रही है कि कोई ऐसा फर्स्ट वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड नहीं है। बेहतर भविष्य के लिए पूरे विश्व को एक सूत्र में लाने का ऑब्जेक्टिव भारत का रहा है और इसीलिए भी शायद वसुधैव कुटुंबकम या जो वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर की अप्रोच है, उसका मंत्र है, उसके साथ भारत इस G20 प्रेसिडेंसी में उतर रहा है और भारत की उस अप्रोच को ये सामने रखता है। तो जहां पर हम देखते हैं कि जब भारत विकसित देशों के साथ अपने पारस्परिक संबंधों को मजबूत रखता है, वहीं जो विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहे देश हैं, विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनकी आवाज और मुद्दों को भी मुखर होकर भारत सामने रखता रहा है। तो ऐसे में जो आर्थिक ध्रुवीकरण है या आर्थिक तौर पर एक बंटवारा है, ऐसे में भारत अपनी G20 प्रेसिडेंसी में आर्थिक तौर पर धड़ों में बटी दुनिया को कैसे एक कड़ी बनकर अपना रोल निभा सकता है? इसमें भारत की भूमिका बहुत अहम होनी चाहिए और होगी भी, क्योंकि भारत ने हमेशा अपनी विदेश नीति में जो ग्लोबल साउथ जिसे कहते हैं, जो विकासशील देश हैं, उनकी आवाज उठाता रहा है। तो अभी जो परिस्थिति विश्व की है, उसमें आर्थिक संकट बहुत जोर से मंडरा रहा है। कई प्रमुख आर्थिक शक्तियों में खतरा है कि वो डिप्रेशन में चली जा सकती हैं। ऊर्जा का संकट है और वित्तीय जो अस्थिरता है विश्व में, उसके कारण जो विकासशील देश हैं वो बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इसके साथ साथ जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसमें उसके कारण जो प्रभाव पड़ रहा है विकासशील देशों और छोटे देशों की अर्थव्यवस्था पर, उसकी आवाज को भी मुखरित करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये G20 जो है, ये तो केवल अमीर देशों का, जो प्रमुख देश हैं, उनका संगठन है। इसमें छोटे देशों की आवाज नहीं है। तो उन छोटे देशों की आवाज उठाना, जैसा हमारे विदेश मंत्री ने भी कहा कि हम ग्लोबल साउथ की आवाज को उठाएंगे, और ग्लोबल साउथ की आवाज उठाना इस वक्त बहुत जरूरी है। एक तो जो ऊर्जा का संकट है, जो वित्तीय अस्थिरता है, और जो नुकसान, जो क्षति हो रही है विकासशील देशों की जलवायु परिवर्तन के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण, उन सब को लेकर अमीर देशों में, बड़े देशों में और सब में एक आम राय बनाना कि इन देशों की सहायता करना अत्यंत आवश्यक है और विश्व में वित्तीय स्थिरता होनी चाहिए और जो सहयोग दिया जाना चाहिए इन छोटे देशों को, वो जारी रहना चाहिए। इसमें अभी आपने देखा होगा कि शर्म एल शेख में जो क्लाइमेट चेंज का कॉन्फ्रेंस हुआ, वहां पर पहली दफा एक सहमति बनी कि लॉस एंड डैमेज का एक फंड बनेगा। बिल्कुल, यानी कि जो क्षति हो रही है छोटे देशों को, उनको उनकी क्षति को पूरा करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए एक फंड बनेगा। लेकिन फंड में पैसा कितना होगा और पैसा कहां से आएगा, इस पर कोई आम राय नहीं बन पाई है। तो इन सब विषयों पर G20 में जब बातचीत होगी, जो प्रमुख नेता जब मिलेंगे, तो वो बातचीत कर सकते हैं कि कैसे इन विषयों को आगे बढ़ाया जाए, और उसमें भारत की जो भूमिका रहेगी वो बहुत अहम रहेगी कि हम भारत उन देशों की आवाज उठा सके इस प्रमुख संगठन में। निश्चित रूप से। और 3 दिन पहले ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह के स्वराज द्वीप में G20 की भारत की प्रेसिडेंसी की एक ब्रीफिंग रखी गई थी और G20 सदस्यों के राजनयिक, संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों के प्रतिनिधि इसमें शामिल थे और भारत जिन मसलों को लेकर प्राथमिकता दे रहा है वो इस ब्रीफिंग में शामिल हुए थे, जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट एक्शन और मल्टीलैटरल रिफॉर्म्स, इसकी बात हुई थी। आपने क्लाइमेट एक्शंस और क्लाइमेट जस्टिस की बात की, तो इस पर ही मैं थोड़ा सा आगे आपके साथ चर्चा को बढ़ाना चाहूंगा कि जलवायु परिवर्तन का मसला एक ऐसा मसला रहा है जिसमें भारत अपनी आवाज लगातार उठाता रहा है, क्लाइमेट जस्टिस को लेकर खास तौर पर। तो आपने जो शर्म एल शेख में जो अभी COP27 आयोजित हुआ उसका जिक्र किया, जिसमें कि जो एक तरह से क्लाइमेट फाइनेंस है उसको लेकर सहमति बनी। ऐसे में जब भारत क्लाइमेट फाइनेंस की बात करता है, टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन की बात करता है कि विकसित देश अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को टेक्नोलॉजी दें, क्लाइमेट फंड ऐसा हो जिसमें कि सभी देश कार्बन न्यूट्रल जो हमारा लक्ष्य है उसकी ओर आगे बढ़ते हुए अपनी एक जिम्मेदारी का भाव प्रस्तुत करें। ऐसे में जो हमारी प्रेसिडेंसी है, भारत की प्रेसिडेंसी है, उसमें जो ये क्लाइमेट जस्टिस का मामला है, इसको लेकर
जो अभी सहमति तो बनी है, लेकिन क्या कुछ ठोस नतीजे निकालने की ओर इसमें आगे बढ़ा जा सकता है और कैसे ये एक अहम अवसर होने वाला है इस दिशा में? देखिए, जहां तक क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन का सवाल है, उसका जो मंच है वो तो यूएन ही रहेगा। UNFCCC जो है क्लाइमेट चेंज संगठन जो है, जो बॉन में स्थित है और जिसकी हर वर्ष बैठक होती है, वो मंच तो वही रहेगा। तो जो प्रमुख मुद्दे हैं उन पर बातचीत वहीं होगी, लेकिन जहां तक जो बड़े मुद्दे हैं, जैसे लॉस एंड डैमेज फंड जो नया बना है या जो पहले बना था, ग्रीन क्लाइमेट फंड एक बना था, और जो एक आश्वासन दिया गया था 2009 में कि 2020 तक $100 बिलियन की नई सहायता दी जाएगी विकासशील देशों को। इन सब विषयों पर विशेषकर वित्तीय जो आपूर्ति होनी चाहिए विकासशील देशों को, उन मुद्दों पर बातचीत शिखर स्तर पर होनी चाहिए, क्योंकि ये निर्णय एक वित्तीय निर्णय है और वित्तीय समन्वय का संगठन G20 है। तो जो मुख्य विषय है कि पैसा कहां से आएगा, कौन देश कितना पैसा देगा, और जो कमी रह गई है, क्योंकि जो $100 बिलियन प्रति वर्ष के जो आश्वासन था वो भी पूरा नहीं हो पाया अभी तक। 2020 से हम 2022 में आ गए हैं, अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है। उसके अलावा जो ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाना था वो भी खाली पड़ा हुआ है। तो ये जरूरी है कि शिखर स्तर पर जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री लोग मिलते हैं तो वहां पर ये बात उठाई जाए कि जो सहमति बन चुकी है हमारे एक्सपर्ट्स में, शर्म एल शेख में, उस सहमति को कैसे आगे बढ़ाया जाए और वित्तीय स्तर पर कैसे सहायता दी जाए। और यहाँ G20 का रोल बहुत अहम हो जाता है। जैसा आपने कहा कि हमें ये जोर देना होगा कि ये जो सहायता प्रमुख देश देंगे, विकसित देश देंगे, वो एक आम फायदे के लिए है, उनके फायदे के लिए भी है। क्योंकि यदि विकासशील देशों में क्लाइमेट चेंज से नुकसान होता है तो जो प्रवास की समस्या है, माइग्रेशन का जो समस्या है, जिससे कि कई विकसित देश इस वक्त जूझ रहे हैं कि कई संख्या में लोग वहां आ रहे हैं, और यह स्थापित हो चुका है कि क्लाइमेट माइग्रेशन एक समस्या है विश्व के लिए। तो ये जो क्रॉस सेक्टोरल जो विषय होते हैं कि कैसे माइग्रेशन जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो रहा है, कैसे वित्तीय सहायता नहीं मिलने से विकासशील देशों से लोग पलायन कर रहे हैं, ये जो बड़े वैश्विक विषय हैं, इसके लिए जो उचित मंच है वो यही है, जहां पर कि भारत को आवाज उठानी पड़ेगी कि हमें इसका एक बृहद पैमाने पर देखना होगा, ताकि नेता लोग समझ सकें, बड़े नेता लोग, कि सब में एक लिंक है, वित्तीय अस्थिरता, जलवायु परिवर्तन, वित्तीय सहायता, और अगर नहीं दी जाएगी ये, तो जो समस्याएं हैं वो बढ़ती जाएंगी। इंडोनेशिया के बाली में हाल ही में G20 के इस वर्ष के समापन पर प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की थी कि साथ मिलकर हम G20 समूह को वैश्विक बदलाव का कैटलिस्ट बनाएंगे। तो प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर क्या कहा था, आइए आपको सुनवाते हैं। G20 की अध्यक्षता ग्रहण करना हर भारतीय के लिए गर्व का अवसर है। हम अपने देश के विभिन्न शहरों और राज्यों में G20 की बैठकें आयोजित करेंगे। हमारे अतिथियों को भारत की अद्भुतता, विविधता, समावेशी परंपराओं और सांस्कृतिक समृद्धि का पूरा अनुभव मिलेगा। हमारी कामना है कि आप सभी मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत में इस अद्वितीय उत्सव में सहभागी होंगे। साथ मिलकर हम G20 समूह को वैश्विक बदलाव का कैटलिस्ट बनाएंगे। तो आइए चर्चा में शामिल करते हैं स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हर्षवर्धन पंत को। मिस्टर पंत, कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये अवसर कोई डिप्लोमैटिक मीटिंग भर नहीं है, बल्कि सशक्त होते भारत को जानने की दुनिया भर में इच्छा और जिज्ञासा है। इसलिए ये एक मौका है जब हम भारत की योग्यताओं को, सामाजिक और बौद्धिक क्षमता को, ज्ञान को, दर्शन को दुनिया से अवगत करवा सकते हैं। ये एक मौका है जब हम सभी को इकट्ठा कर सकते हैं और इससे हम देशों में दुनिया के प्रति जिम्मेदारी का भाव पैदा कर सकते हैं। तो आपसे मैं यही जानना चाहूंगा, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि ये G20 समूह ग्लोबल प्राइम मूवर के रूप में उभर कर सामने आए और हम एक कलेक्टिव एक्शन के साथ आगे बढ़ें, क्या कहेंगे आप इस पर?
देखिए, ये प्रधानमंत्री एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस बात के लिए सचेत कर रहे हैं कि आजकल की जो समस्याएं हम देख रहे हैं और ये समस्याएं पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ती जा रही हैं ग्रेविटी में, वो समस्याएं जो हैं वो बगैर कलेक्टिव एक्शन के हम उनको सुलझा नहीं पाएंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेशन है अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में, पोलराइजेशन बढ़ रहा है और विवाद ऐसे उलझ रहे हैं जहां पर उनको सुलझाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है। प्रधानमंत्री ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशंस की बात करी, जहां पर उन्होंने काफी यूएन के बारे में कहा कि भाई वो इनइफेक्टिव प्रूव हुआ है कि इतने सारे क्राइसिस आए और चले गए जहां पर यूएन की आवाज तक सुनाई नहीं दी। तो कहीं पर प्रधानमंत्री ये बता रहे हैं कि कलेक्टिव एक्शन की जो जब सबसे ज्यादा जरूरत है उस समय कलेक्टिव एक्शन जो है वो मिसिंग इन एक्शन है, जिससे कि जो पोलराइजेशन है उसमें कुछ कमी आए और कुछ इन समस्याओं के कुछ ऐसे समाधान निकले जो सस्टेनेबल हो। देखिए, भारत की भूमिका इस समय काफी महत्वपूर्ण बन रही है। एक तरफ डेवलप्ड कंट्रीज की समस्या है, विकसित और विकासशील देशों के बीच में समस्याएं हैं, एक तरफ पश्चिमी देश और रूस के बीच की समस्याएं हैं। उन सारी समस्याओं के बीच में भारत एक ऐसी कड़ी है इन सारे तारों को जोड़ता है, कहीं पर एक ब्रिज के तौर पर काम करता है। भारत ने रूस के साथ भी बात करी है, यूक्रेन के साथ भी बात करी है, पश्चिमी देशों के साथ भी भारत बात करता है। और भारत का मैसेज, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था, ये सदी युद्ध की सदी नहीं है, दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर। उन्होंने ये बात कही थी, पुतिन साहब से कही थी और फिर उसको G20 के कम्युनिके में भी शामिल किया गया। तो कहीं पर यह दिखाता है कि भारत की बात सुनी जा रही है और भारत एक ऐसे स्थान पर मौजूद है आज जहां पर भारत जैसा कोई और देश दिखता नहीं है जिसके पास इस तरह के संबंध हों, इस तरह के रिलेशनशिप्स हों और वो ग्लोबल गवर्नेंस में अपनी भूमिका निभा पाए एक ऐसे समय में जबकि अलग अलग देश अलग अलग तरीकों से, अलग अलग नजरिए से इन समस्याओं को देख रहे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से भारत की एक ग्लोबल लीडरशिप अब उभर कर सामने आ रही है, ऐसे में जो रूस यूक्रेन के संबंध हैं, क्या भारत अपनी G20 की प्रेसिडेंसी में इन संबंधों को सुलझाने में कोई भूमिका निभा सकता है? इस मामले में कुछ प्रयास हो सकते हैं? भारत, मुझे लगता है, एक ऐसा मैसेज जरूर देना चाह रहा है कि जहां पर भारत का जो मैसेज है जो कुछ प्रिंसिपल्स पर आधारित हो, और वो मुझे लगता है बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा भारत शुरू से कहता आया है कि युद्ध अपने आप खत्म नहीं होते, उसके लिए एक पॉलिटिकल प्रोसेस की जरूरत होती है और पॉलिटिकल डायलॉग और पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन की जरूरत है। आप चाहे यूक्रेन में हो या आप चाहे रूस में हो, आप पश्चिमी देश हो या आप रूस के साथ खड़े हो, अगर आप चाहते हैं कि वो युद्ध समाप्त हो तो उसके लिए पॉलिटिकल डायलॉग की शुरुआत होनी चाहिए। वो पॉलिटिकल डायलॉग अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। दूसरी बात भारत ने ये कही है कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वो है कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी के प्रति निष्ठा, वो जब तक नहीं होगी तब तक ये समस्या अपनी जगह बनी रहेगी। और तीसरी बात जिसको कि कम्युनिके में भी डाला गया G20 के, जब प्रधानमंत्री एससीओ में मिले थे, एससीओ समिट में मिले थे व्लादिमीर पुतिन से, तो उन्होंने कहा था ये सदी युद्ध की सदी नहीं है, ये समय युद्ध का नहीं है। तो वो जो मैसेज है वो भारत बार बार देना चाह रहा है कि ये जो युद्ध चल रहा है इससे सबसे उसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो गरीब विकासशील देशों पर पड़ रहा है। उसमें हमने देखा कि किस तरह से आर्थिक जो बैलेंस है वो बिगड़ गया है, इकोनॉमिक डिसेलरेशन हो रहा है, फ्यूल के प्राइस, फूड के प्राइस, फर्टिलाइजर के प्राइस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन आसमान छू रहा है। तो कहीं पर वो जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम कैसे सुलझा पाएंगे, इसके लिए जरूरत है एकजुट प्रयास की, और इसके लिए जरूरत है कि जो रूस और यूक्रेन या रूस और पश्चिमी देशों के बीच में भारत एक ऐसी कड़ी बन पाए जो कि दोनों ही धड़ों को एक ही डायरेक्शन में ले जा पाए। मुझे लगता है भारत के पास आज वो क्षमता है, भारत ऐसा कर सकता है और इसीलिए काफी देशों को भारत से उम्मीद भी है। मिस्टर पंत, आपका धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। मिस्टर सिन्हा, आपके पास वापस लौटते हैं। इस एक साल में जो चर्चाएं होंगी, विमर्श होंगे, उसमें एक प्रमुख विषय ये भी हो सकता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं उनमें सुधार हो, और भारत का ये पक्ष है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के एस्पिरेशंस के भी अनुकूल वो होनी चाहिए। जैसे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऐसी संस्थाएं विकासशील देशों के हितों और उनके मुद्दों के हिसाब से भी अपने अंदर जो संगठनात्मक सुधार हैं उनको लाएं। तो इस एजेंडा का ये पक्ष कैसे अहम है, और साथ ही
क्योंकि सुधार की हम बात कर रहे हैं तो लगे हाथ इसमें हम सुरक्षा परिषद को भी ले लेते हैं। उसकी स्थायी सदस्यता के मुद्दे पर अगर हम बात करें तो इस पर भी आप अपनी टिप्पणी जरूर दें कि क्या G20 प्रेसिडेंसी के इस मौके को भारत इस मामले में भी भुनाना चाहेगा इन दूसरी जो संस्थाएं हैं उनकी रिफॉर्म्स के साथ साथ। देखिए, ये जो अभी बैठक हुई थी बाली में, उसमें जो डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया था उसमें कहा गया कि ये जो नेता हैं ये यूएन चार्टर को और अंतर्राष्ट्रीय कानून और जो बहुपक्षीय व्यवस्था है, मल्टीलैटरल सिस्टम है, उसका समर्थन करते हैं और उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था जो है, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है, उसको विकसित करने का उद्देश्य जो है ये G20 का उद्देश्य निश्चित रूप से है। लेकिन हम सबको मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था जो है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, वो बहुत ही कमजोर व्यवस्था है, बल्कि ना के बराबर है, क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक का जो रोल है वो एक बहुत सीमित रोल है। और विश्व में इस वक्त जो ग्लोबलाइजेशन के कारण जो वित्तीय ग्लोबलाइजेशन हुआ, वैश्वीकरण हुआ है, उससे धन का जो पलायन होता है, जो मूवमेंट होता है एक देश से दूसरे देश में, वो लगभग अनिर्धारित है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। और इस वक्त कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं है जिससे उसे नियंत्रित किया जा सके। और ये प्रयास निश्चित रूप से अब G20 में हो रहा है और भारत को ये करना चाहिए, लेकिन इसमें कितनी सफलता मिलेगी ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो विकसित देश हैं, जो अमीर देश हैं, वो नहीं चाहते हैं कि फाइनेंशियल फ्लोज पर किसी प्रकार का नियंत्रण लगाया जाए। अभी तो बड़ी मुश्किल से OECD जो एक थिंक टैंक है G7 का, जो पेरिस में है, उसमें एक छोटा सा एक एग्रीमेंट हुआ कि इंटरनेशनल एक कॉर्पोरेट टैक्स का एक मिनिमम टैक्स होना चाहिए। वो अभी लागू नहीं हुआ है, उस पर बातचीत चल रही है, एग्रीमेंट एक हो चुका है, एक सजेशन आया वहां से। तो बहुत छोटे स्तर पर धीरे धीरे समन्वय की बात हो रही है और इसमें भारत को ये प्रयास करना चाहिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन हैं, जैसे आपने कहा IMF और वर्ल्ड बैंक, इनको और रिप्रेजेंटेटिव किया जा सके, ताकि इसमें जो प्रतिनिधित्व है अन्य देशों का वो बढ़ सके और जो एकाधिकार है अमीर देशों का वो कम हो सके। तो इन सब विषयों पर बातचीत होगी और बातचीत चलती रहेगी। जहां तक सुरक्षा परिषद का सवाल है, वो विषय मेरे ख्याल से G20 का विषय नहीं होगा, क्योंकि जैसा अभी आपने देखा बाली में ही जब यूक्रेन पर आम सहमति नहीं बन सकी, तो G20 के घोषणा पत्र में ही कहा गया कि सुरक्षा के विषय पर G20 उपयुक्त मंच नहीं है। तो यहाँ पर यदि आम राय नहीं बन सके तो कोई बात नहीं है। तो चूंकि सुरक्षा परिषद भी सुरक्षा के ही मामले का एक संगठन है, ये उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि वहां पर जो भारत के जो दावा है स्थायी सदस्यता के लिए, उसमें कोई बढ़ोतरी, यहाँ कोई प्रगति हो पाएगी G20 में। लेकिन हाँ, यदि भारत अपनी भूमिका निभाता है एक आम राय बनाने वाला देश के रूप में, और जो ग्लोबल साउथ है उसकी बातों को रखने और उसे मनवाने का जो भूमिका निभाता है, उससे भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय भारत की जो छवि है वो मजबूत होगी। और यदि विकासशील देश ये देखें कि भारत उनका प्रतिनिधित्व कर सकता है इन संगठनों में, तो उनका समर्थन भारत के लिए बढ़ेगा, जिसके दम पर भारत की जो सदस्यता का दावा है वो और मजबूत होगा। जी मिस्टर सिन्हा, अब क्योंकि ये माना जा रहा है कि भारत ग्लोबल लीडरशिप में अपनी एक बड़ी भूमिका निभा रहा है, और ऐसे में अगर हम आज के समय को देखें, जबकि ये वैश्विक चुनौतियों का समय कहा जा रहा है, जैसे कि पहले कोविड महामारी के समय से हम जूझे, उसके बाद जब हम दुनिया रिकवर कर रही थी तो विश्व ने रूस यूक्रेन के संघर्ष से उपजी चुनौतियों को भी देखा, जो आर्थिक चुनौतियां थी। तो ऐसे में भारत ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए अपने कई स्पष्ट संकेत भी दिए ऐसे मामले में अर्थव्यवस्था को लेकर। तो जो भारत की इस दौरान लीडरशिप है वो, क्योंकि ऐसे में जबकि ग्लोबल विश्व स्तर पर ये एक बड़ा मंच है और भारत के पास प्रेसिडेंसी है 2023 में, और ये बहुत अहम समय है, ऐसे में भारत की लीडरशिप को पहचान देने में किस तरह से भारत के पास ये अवसर होने वाला है, ये G20 प्रेसिडेंसी का समय? ये हमारी डिप्लोमेसी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, जो कि प्रत्येक देश की चुनौती के डिप्लोमेसी के लिए होती है, कि प्रत्येक देश चाहता है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करे और उसको प्रमोट करे, बढ़ाए उसे। लेकिन साथ साथ वो ये भी चाहता है कि उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि मजबूत हो, लोग उसे एक सम्माननीय देश माने, जिसके लिए कि उसे अपने हितों की जो नीति है उसे इस प्रकार प्रस्तुत करना पड़ता है विश्व के सामने कि वो एक वैश्विक नीति के रूप में प्रस्तुत हो, ताकि उससे सबका फायदा हो। इसलिए एक और जहां हर देश कहता है कि मैं अपने हितों की रक्षा करना चाहता हूं, वहीं साथ साथ ये भी कहता है कि मेरे जो हित हैं, राष्ट्र के जो हित हैं, वो विश्व के लिए भी
अच्छे हैं। तो इसे एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट जिसे कहते हैं कि प्रत्येक देश अपने हितों की रक्षा करते हुए भी विश्व हित की भी बात सोचे और एक नीतिगत विदेश नीति अपनाए। तो भारत को भी यही करना होगा कि एक और जहां यूक्रेन युद्ध के कारण जो सैंक्शंस लगे हैं रूस पे, उसके कारण हम उस पर दबाव में नहीं आए और हमने अपना तेल खरीदना जारी रखा। लेकिन वो हमने अब जारी रखा क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा आर्थिक विकास प्रभावित नहीं हो और हमारा जो प्रयास है अपनी गरीबी दूर करने का और महंगाई नियंत्रित रखने का, वो हम उसमें सफल रह सकें। लेकिन साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि विश्व शांति हो, तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और विश्व में आर्थिक स्थिरता हो, इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो G20 में जब भारत की प्रेसिडेंसी होगी, उस प्रेसिडेंसी के दौरान भारत को अपने हितों की रक्षा करते हुए अपनी विदेश नीति को एक वैश्विक विदेश नीति के रूप में और एक नीति संगत विदेश नीति के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा। और इसी चुनौती को लेकर हमें इस वर्ष जो 1 साल का हमें मिलेगा प्रेसिडेंसी, उसे आगे बढ़ाना होगा। तो मिस्टर सिन्हा, भारत समेत दुनिया के सभी देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और कई मसलों पर भारत ने इस दिशा में उपलब्धि दर्ज करते हुए, चाहे वो ग्रीन एनर्जी का क्षेत्र हो, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का क्षेत्र हो, उस दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। ऐसे में G20 प्रेसिडेंसी का ये मंच भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने में किस तरह से एक अहम अवसर साबित होने वाला है, क्योंकि भारत ने अपने एजेंडे में भी अपनी उपलब्धियों को रखा है। ये मंच बहुत ही महत्वपूर्ण होगा भारत के लिए, ये प्रदर्शित करने के लिए कि भारत के जो विकास का मॉडल है और भारत की जो नीतियां हैं जलवायु परिवर्तन में, ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा उत्सर्जन कम करने में और डिजिटल टेक्नोलॉजी में, इन सब क्षेत्रों में भारत का जो अनुभव रहा है और भारत की जो उपलब्धियां रही हैं, उनको शोकेस करना, उनको प्रदर्शित करने का एक बहुत बड़ा अवसर होगा और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि भारत का जो भी अनुभव रहा है इस क्षेत्र में, वो विशेषकर अन्य विकासशील देशों के लिए बहुत ही प्रासंगिक है। जैसा आपने कहा डिजिटल वर्ल्ड का, भारत ने जैसे डिजिटल इस्तेमाल किया है, जबकि भारत एक विकासशील देश ही है, लेकिन भारत डिजिटल वर्ल्ड में एक विकसित देश के रूप में उभर कर सामने आ रहा है, क्योंकि भारत में जैसे आधार है या अन्य अभी डिजिटल रुपी का प्रारंभ होने वाला है देश में। तो ये सब चीजें दिखाते हैं कि किसी देश को बहुत अमीर होने की जरूरत नहीं है। जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल विकास के लिए किया जा सकता है, कम कीमत, कम लागत पर भी। वैसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं, उनमें भारत धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है और जो सोशल सेक्टर में जो गोल्स हैं, उनको उपलब्ध प्राप्त करने का जो भारत का लक्ष्य है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण है कि कम लागत में कैसे इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। वहीं ऊर्जा के क्षेत्र में, उत्सर्जन के क्षेत्र में भारत ने जो टारगेट रखा है रिन्यूएबल एनर्जी का, उसमें भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो शुरुआत की कि जिन देशों में तेल की कमी है या जो अन्य कार्बन के जो स्रोत हैं ऊर्जा के, उनकी कमी होने पर भी, जो कि विकासशील देश मुख्यतः ट्रॉपिकल क्षेत्रों में है, तो जहां सूरज की कमी नहीं है, तो वहां पर सोलर एनर्जी की, सौर ऊर्जा का विकास हो सकता है। और भारत का उस पर जो अनुभव है, जो भारत ने प्रगति की है उस क्षेत्र में, वो हम उपलब्ध कर सकते हैं। और G20 जैसे मंच पर जहां की वित्तीय विषयों पर बातचीत होगी, उसमें इन टेक्नोलॉजीज को कैसे उपलब्ध किया जा सके विकासशील देशों को, उसमें वित्तीय व्यवस्था कहां से आ सकती है और तकनीकी सहायता कहां से आ सकती है, इस पर विचार यदि G20 के नेता करते हैं और कोई आम राय बनती है, तो उससे विकासशील देशों को बहुत फायदा होगा, ताकि विश्व की जो समस्या है इस वक्त क्लाइमेट चेंज की या वित्तीय अस्थिरता की या गरीबी की, उन पर काबू पाया जा सके। जी, निश्चित रूप से। और देखना होगा कि जो G20 प्रेसिडेंसी है, वो आने वाले वक्त में जब हमारे पास इसके और तथ्य सामने आएंगे, और एक एजेंडा तो हमारे सामने है ही, लेकिन जब बैठकों में विमर्श और चर्चाओं के माध्यम से चीजें आएंगी तो और कुछ नतीजे और कुछ चर्चा से निकले हुए इनपुट्स हमारे सामने जरूर होंगे, जिन पर हम चर्चा आगे जारी रखेंगे। कार्यक्रम में मिस्टर सिन्हा आप जुड़े और विस्तार से इस विषय का आपने हमारे साथ विश्लेषण किया। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे G20 में भारत की अध्यक्षता, अपेक्षाएं और प्रमुख आयामों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजनयिक दिलीप सिन्हा और सामरिक विश्लेषक डॉक्टर हर्षवर्धन पंत। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप, न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल
न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।